ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। वेल, जितनी इंटरेस्टिंग ये यूनिट है उतनी ही लंबी ये यूनिट है। सो इस यूनिट का कोई भी पोर्शन आपसे छूटे नहीं, इसीलिए बस आप लोगों के लिए ये पूरी यूनिट अब हम लेके आए हैं इन दिस सिंगल वीडियो। इस वीडियो को देखिए और इस यूनिट को प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 यानी कि ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। वेल, ग्लोबलाइजेशन टर्म से ही हमें पता लगता है कि वो सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो सिर्फ एक कंट्री में सीमित नहीं रहती है, इनफैक्ट जितनी भी कंट्रीज है उन सब में सर्कुलेट करती है, राइट। सो आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। जो भी प्रोडक्शन होता है वो सभी कंट्रीज में सर्कुलेट होता है। अब ये कैसे सर्कुलेट होता है, किस बेसिस पे सर्कुलेट होता है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इसको समझते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज हमें ध्यान में रखनी है दैट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन है क्या, इसको हम पहले समझते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आपस में इन सभी कंट्रीज का जो लिंक बना के रखती है वो यहाँ पे इंटीग्रेशन शो होता है। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड। अब कंट्रीज के बीच का जो ये लिंक है किसके थ्रू बनता है? फॉरेन ट्रेड के थ्रू बनता है। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। वेल, इतनी डिफरेंट कंट्रीज हैं। अब इन कंट्रीज के बीच का जो लिंक बाइंड होता है वो किसकी हेल्प से होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज की हेल्प से होता है। अब सबसे पहले चीज ये है समझने की कि भाई मल्टीनेशनल कंपनीज होती कौन सी हैं। अब बेसिकली ये वो कंपनीज होती हैं जो अलग अलग कंट्रीज में एस्टेब्लिश्ड होती हैं। अब इनका काम क्या होता है कि ये अपना प्रोडक्ट जो ये बनाते हैं इसको ये पूरे ग्लोबली सर्कुलेट करते हैं और ये मोस्टली अपनी जो फैक्ट्रीज होती है, अपनी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये कहाँ पे लगाते हैं? अपना प्लांट जो होता है वो कहाँ पे लगाते हैं? ये वहां लगाते हैं जहाँ पे इनको सबसे चीप लेबर मिलती है, जहाँ पे इनको रिसोर्सेज काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। सो बेसिकली एमएनसीज का काम हमने क्या समझा कि जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं। इनका एम ये रहता है कि भाई इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ना चाहिए और जो इनकी कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। अब कॉस्ट कम होने का फैक्टर क्या है कि भाई जहां पे लेबर सस्ती मिलेगी वहां पे इनकी कॉस्टिंग कम होगी, जहां पे रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, जहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे वहां पे इनकी कॉस्टिंग क्या होगी? कम होगी, राइट। तो ये अपना जो प्लांट होता है, जो अपनी इंडस्ट्री होती है, इसी रीजन की वजह से उस जगह पे लगाते हैं जहां पे इनको ये सारी ही चीजें अच्छी मात्रा में मिल जाए, राइट। अब दूसरी चीज हम ये समझते हैं कि भाई एमएनसीज जो डिफरेंट कंट्रीज में होती हैं तो इनका जो प्रोडक्ट बनता है क्या वो एक सीमित मात्रा में ही सर्कुलेट होता है या फिर सभी कंट्रीज में सर्कुलेट होता है? तो इसका आंसर है कि जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इनकी सर्विसेज होती हैं, वो बहुत ही डिफरेंट कंट्रीज में सर्कुलेट होती है, ओके। और एमएनसीज आपको देखने को मिल जाएगी भाई हर कंट्री में एमएनसीज फैली हुई है, ठीक है, बहुत तरीके की होती है। सो एमएनसी क्या होती है ये हम समझ चुके हैं। In recent year, markets in India have transformed due to globalization. अब जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, जो ये कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है वो सब जगह सारी कंट्रीज में सर्कुलेट होती है। इसको यहाँ पे क्या टर्म दिया गया है? ग्लोबलाइजेशन। कि भाई पूरे ही ग्लोब में जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? सर्कुलेट हो रहे हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो मार्केट साइज है वो एक्सपेंड हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इसके बारे में समझते हैं। The early phase of globalization involved export of raw materials from colonial countries such as India and import of finished products from industry developed European countries and the USA. कुछ साल पहले जब ग्लोबलाइजेशन की बात होती थी तो उसमें क्या होता था कि भाई रॉ मटेरियल
कि भाई जो रॉ मटेरियल है, जहां पे जितना ज्यादा रॉ मटेरियल है तो वहां से वो रॉ मटेरियल क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। ओके, किसी कंट्री में एक्सपोर्ट होता था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इंडिया में, मान लीजिए इंडिया में काफी ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल मिलता था, तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। कहाँ पे, यूएसए या किसी यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट होता था, और वहां पे पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस होने के बाद में जो फिनिश्ड गुड्स होते थे वो क्या होते थे, यहाँ पे इंपोर्ट होते थे, राइट। सो सबसे पहले जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो इस तरीके से होता था। बट फ्रॉम द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी थिंग्स बिगेन टू चेंज, और 20th सेंचुरी के बीच में क्या हो गया, चीजें बदलने लग गई। Some companies became multinational corporations as they spread their economic activities to various parts of the world. अब मिडिल 20 में क्या हुआ कि चीजें थोड़ी बदलने लग गई, और वहां पे किसने जन्म लिया, MNCs ने वहां पे जन्म लिया, और जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो हर कंट्री में, हर छोटे छोटे पार्ट्स में होने लग गई। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज के कुछ यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट्स हैं, देखते हैं। Until the middle of 20th century, production was largely organized within countries. अब जो प्रोडक्शन होता था 20th century में वो कंट्री के अंदर ही अंदर होता रहता था। ओके, colonies such as India export the raw materials and food stuff and imported finished goods. अब जैसे कि इंडिया जैसी जो कंट्री है ये क्या करते थे कि जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करते थे, और जो फिनिश्ड गुड्स होते थे उसको अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते थे। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट countries. This was done before large companies called MNCs emerged on the scene. अब MNCs आने से पहले क्या होता था, कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता था, है ना, कि भाई एक कंट्रीज के बीच में क्या होता था, ट्रेड होता था, कि भाई एक कंट्री बोलती थी कि आप हमें रॉ मटेरियल दो, यहाँ पे हम पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे और उसके बाद में जो फिनिश्ड गुड्स है वो हम आपको दे देंगे। सो MNC से पहले क्या होता था, ट्रेडिंग होती थी। एंड MNC इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। अब MNCs क्या होती है, ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है या फिर इनकी खुद का होता है प्रोडक्शन एक या एक से ज्यादा नेशंस में। MNCs set up offices and factories for production in region where they can get cheap labor and other resources. अब ये कहाँ पे अपनी फैक्ट्री और अपना जो ऑफिसेज है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, जहाँ पे इनको सस्ती लेबर मिलती है या फिर जहाँ पे इनको बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज मिलते हैं। ओके, सो MNCs are not only selling its finished products globally but more important the goods and services are produced globally. अब MNCs का फायदा क्या है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सिर्फ सर्कुलेट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उन प्रोडक्ट्स को ग्लोबली बना भी रहे हैं, राइट। प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिल रही है। ये कोई एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर नेशन में प्रोडक्शन हो रहा है और वो जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस जो हुए हैं वो पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं, नहीं। MNCs का वर्क ये नहीं है। MNCs क्या करती हैं कि भाई डिफरेंट रीजन में अपने जो ऑफिसेज हैं, अपनी जो फैक्ट्रीज हैं वो इन्होंने एस्टेब्लिश कर रखी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो भी डबल ट्रिपल मात्रा में होता है और वो सब प्रोडक्शन पूरे ग्लोबली क्या होता है, सर्कुलेट। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज, जिससे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो अपनी जो रेट है प्रोडक्शन होने की वो बढ़ती जा रही है। Multinational corporations, and MNC is a company that owns or controls production in more than one country. MNC set up offices and factories for production in region where they can get cheap labor and other resources to minimize cost and maximize profit. तो MNC का MNCs का मेन गोल क्या होता है कि इनको जो अपनी कॉस्ट है वो तो कम करनी है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो इन्हें बढ़ाना है। They sell their finished products globally and also produce the goods and services globally. ये इनके जो finished products होते हैं वो बेचते हैं पूरे सारी कंट्रीज में, ग्लोबली सर्कुलेट करते हैं, साथ ही में ग्लोबली ये प्रोडक्शन भी करते हैं। The production process is divided into small parts and spread out across the
ग्लोब। अब छोटे छोटे हिस्सों में इन्होंने अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्प्रेड कर रखा है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ग्लोबली ये लोग क्या करते हैं, सर्क्यूलेट करते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडिंग आउट, अब ये जो स्प्रेड आउट हो रखा है इन कंपनीज का, इन फैक्ट्रीज का, इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो हम देखते हैं। बाय स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज द MNC गेट द बेस्ट क्वालिटी रिसोर्सेज एट चीप प्राइसेस। अब क्योंकि इन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज है, अपने जो ऑफिसेज है, वो छोटे छोटे रीजन में अलग अलग जगहों पे जो इन्होंने एस्टेब्लिश कर रखे हैं, इससे इनको क्या फायदा है कि इनको जो रिसोर्सेज जो मिलते हैं वो बड़े ही सस्ते मिल जाते हैं और क्वालिटी जो होती है इनकी रिसोर्सेज की वो बहुत अच्छी होती है। दिस इंक्रीजेस देयर प्रॉफिट, जिससे क्या होता है, इनका जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ता है। बाय स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन द MNCs जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब जैसे जैसे ये स्प्रेड हो रहे हैं, है ना, जैसे जैसे MNC स्प्रेड हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ रही है, साथ ही में अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो भी धीरे धीरे कहां पे आ रहे हैं, डेवलपमेंट की वे में आ रहे हैं। सो यहाँ पे इंटरलिंकिंग के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास में। जो पहला पॉइंट है दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, इट मींस इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी बेस्ड इन अ कंट्री, यूजुअली एन MNC, इनटू अ कंपनी बेस्ड इन अनदर कंट्री। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि भाई कोई एक कंपनी है, उन्होंने किसी दूसरी कंट्री में क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, यूजुअली ऐसा कौन करता है, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसा करती हैं। ओके, सो यहाँ पे ये देखा गया है कि जब वो किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, राइट, और जो उनका प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। So, into a company based in another country, MNCs set up the production units by setting up factories or offices in the foreign country. अब मान लीजिए कि USA का कोई प्रोडक्शन है ना, उन्होंने अपनी एक कंपनी कहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी, इंडिया में कर दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी इंडिया में जगह जगह पे ज्यादा फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे या फिर ऑफिसेस सेटअप करेंगे, जिससे कि क्या होगा, उनको पता है कि यहाँ की लेबर कंपैरेटिवली काफी चीप है, यहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे, तो उनकी कॉस्ट ओवरऑल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, और उनका जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा। एक फेज तो ये हुआ। दूसरा फेज क्या हुआ कि उनका जो प्रोडक्शन है वो जैसे यहाँ पे पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, वैसे ही न जाने और बहुत सी ऐसी कंट्रीज होंगी जहाँ पे उनके जो प्रोडक्ट है वो सर्कुलेट होगा। इससे क्या होगा कि उनका जो उनका खुद का जो प्रोडक्ट है वो पूरे ग्लोबली सर्कुलेट होने लग जाएगा, एंड दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो जो पहला पॉइंट हमारा था दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप या फिर जॉइंट वेंचर। अब काफी बार ये होता है कि किसी कंट्री में कोई कंपनी होती है, अब वो कंपनी क्या करती है, किसी दूसरी कंट्रीज में जाकर के एक पार्टनरशिप कर लेती है। ओके, जिससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो और ज्यादा उसकी डिमांड होने लगती है, क्योंकि उनके कंट्री में तो उस प्रोडक्शन की डिमांड है जो है, लेकिन अब क्योंकि दूसरे कंट्री से भी पार्टनरशिप कर ली है तो उसका क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि उस प्रोडक्शन की जो डिमांड होगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, जो प्रोडक्ट्स, जो कंट्रीज का इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन है वो भी और ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो समटाइम्स MNC मर्ज्ड विद द लोकल कंपनीज एंड प्रोड्यूस जॉइंटली। किसी लोकल कंपनी से क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं और प्रोडक्शन क्या करते हैं, जॉइंट कर लेते हैं। In this way, MNC provide money for additional investment. So काफी बार क्या होता है कि जो MNCs होती हैं वो additional investment कर देती हैं किसी दूसरी country में, okay? So like buying new machines for faster production and bring latest technology for the production. So ऐसा कुछ investment MNCs क्या कर लेती हैं, किसी दूसरी country में कर लेती हैं, या तो कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाती है या फिर कोई ऐसी मशीन सेटअप कर देती है जिससे जो प्रोडक्शन है वो और ज्यादा फास्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप या फिर जॉइंट वेंचर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट्स देखने वाले हैं। जो पहला पॉइंट है दैट इज ऑल अबाउट MNC। सो इन जनरल MNC सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट।
अब काफी बार क्या होता है कि जो एमएनसीज होती है वो अपना प्रोडक्शन कहाँ पे सेटअप करती है, जो कि मार्केट से बहुत ज्यादा करीब हो, वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल। इनका थॉट प्रोसेस क्या होता है कि भाई मार्केट के पास में रखेंगे हम तो हमको क्या क्या मिलता रहेगा, रिसोर्सेज हमें पूरी क्वांटिटी में मिलते रहेंगे, अच्छी क्वालिटी के रिसोर्सेज मिलेंगे। दूसरी चीज, चीप लेबर हमको अवेलेबल होगी वहां पे, ओके, स्किल्ड लेबर हमको अवेलेबल होगी एट लो कॉस्ट, एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन इज अश्योर्ड। और यहाँ पे क्या होगा कि जो दूसरी फैक्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो भी अवेलेबल होगा। सो द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है ये हमें पता है कि एडिशनल जब भी हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, इन्वेस्टमेंट। कोई बिल्डिंग खरीद लेना, कोई लैंड खरीद लेना, कोई नई मशीन खरीद लेना, ओके। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसीज, अब एमएनसीज की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे क्या नाम दिया गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। The benefit to the local company of such joint production is in twofold। अब जो किसी लोकल कंपनी से जब इंटरलिंक्ड हो जाती है एमएनसी तो उसके दो पॉइंट्स क्या यहाँ पे दिए गए हैं। एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। अब जब कोई लोकल कंपनी एमएनसी से बाइंड अप हो जाती है तो उससे क्या होता है कि उस लोकल कंपनी को एमएनसी क्या कर देती है, इन्वेस्टमेंट देती है, या तो कोई नई मशीन खरीदेगी, नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाएगी, है ना, ऐसा सा कुछ इन्वेस्टमेंट कर देती है। या फिर क्या होता है, एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर दी प्रोडक्शन, या तो टेक्नोलॉजी लेके आ जाएगी या फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देगी। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे देखी कब, ये दो चीजें हमने यहाँ पे देखी, ये वो सिचुएशन होगी जब कोई लोकल कंपनी एमएनसी के साथ में क्या कर लेगी, बाइंड अप कर लेगी। Next is, but the most common route for the MNC investment is to buy up local companies and then to expand production। अब MNCs को भी ज्यादा फायदा किस में होता है कि भाई जब ये लोकल कंपनी से बाइंड कर लेते हैं और जो प्रोडक्शन होता है उसको एक्सपेंड कर देते हैं। Many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the developing countries government। अब काफी जो MNCs होती है इनके पास में इतना पैसा है कि काफी कंट्रीज की, काफी डेवलप्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट के पास में भी उतना पैसा नहीं होगा। We see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe। अब क्या हो रहा है ना कि MNCs, सबसे पहली चीज तो कि भाई इनकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबली क्या हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो रही है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, उनको भी ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो एमएनसीज के साथ में मिलकर के उनके प्रोडक्ट को हाइप मिल सकता है, ओके। नेक्स्ट इज, एमएनसीज आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दीज डिस्टेंट लोकेशंस। अब बहुत सी ऐसी लोकेशंस है, बहुत दूर दूर ऐसी लोकेशंस है, वहां पे भी एमएनसीज की वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छी खासा मात्रा में हो रहा है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। और इससे क्या हो रहा है कि ऐसी ऐसी जगहों पर भी जो प्रोडक्शन है वो आपस में क्या हो रहा है, इंटरलिंक्ड हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, लोकल कंपनीज मर्जर्स टेक ओवर एमएनसीज। अब यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि जब एमएनसी किसी लोकल कंपनी से जब मर्ज हो जाती है या फिर उसको टेक ओवर कर लेती है तो उससे भी क्या होता है, इंटरलिंक्ड होती है कंट्रीज। सो बाय लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स और मर्ज विथ लोकल कंपनीज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, कारगिल फूड्स ऑफ यूएसए हैज टेकन ओवर पराग फूड इन इंडिया, and has become the largest production of edible oil in India। अब एक एमएनसी थी, एक इंडिया की कंपनी थी, अब एमएनसी ने इंडिया की कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इंडिया की सबसे बड़ी क्या बन गई, एडिबल ऑयल कंपनी बन गई, ओके। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट्स टू लोकल कंपनीज। सो एमएनसीज आल्सो प्लेस ऑर्डर विथ स्मॉल प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोडक्शन। अब एमएनसीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में ही काम करती है, ये छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके साथ में भी क्या करती है, टाई अप करती है। The MNCs determines the price, quality, delivery and labor conditions। So इनका जो मेन एम्फेसाइज होता है वो किस पे होता है, अच्छी प्राइस पे, अच्छी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी पे, लेबर कंडीशन पे,
फॉर दीज डिस्टिंक्ट प्रोड्यूसर्स, इन प्रोड्यूसर्स से इनको क्या एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई अच्छी लेबर हमको मिल जाए, है ना, प्राइसेस बिल्कुल हमको सूटेबल मिल जाए, क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाए। अगर ये सब चीजें इनको मिल जाती हैं तो ये छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स के साथ में भी टाई अप कर लेते हैं। फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब फॉरेन ट्रेड क्या है ये हमको पता है कि भाई जितने कंट्रीज हैं उन सब के बीच में क्या होता है, ट्रेडिंग होती है, राइट। और ये ट्रेडिंग कुछ आज से स्टार्ट नहीं हुई है, ये बहुत पुराने जमाने से ही ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जब नॉर्थ से ईस्ट तक भी जब गुड्स और सर्विसेज जाती थी, वेस्ट से साउथ तक गुड्स और सर्विसेज जाती थी, सो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जब गुड्स जाते हैं, बिकते हैं, तो ये क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अब इसको हमने और क्या नाम दे रखा है, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या फिर इंटर रीजनल ट्रेड। इट कंसिस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। अब दो बहुत ही मेजर टर्म यहाँ पे देखी जाती है जब भी हम बात ट्रेडिंग की करते हैं, दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सबसे पहले हम इसे समझते हैं। इम्पोर्ट की जब हम बात करते हैं, आप कैसे इस चीज को ध्यान में रखोगे, सो इन से आप इम को रिजेंबल करोगे और इम मतलब कि इम्पोर्ट। सो इम्पोर्ट का मतलब होता है कि जब किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में जब कोई प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पोर्ट कहते हैं। ओके, और वहीं जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जब हमारी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज भेजते हैं या सेल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का जो ये डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सो फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन यानी कि कनेक्शन ऑफ द मार्केट्स इन द फॉलोइंग वेज। अब फॉरेन ट्रेड से कैसे जो डिफरेंट मार्केट्स है वो कैसे इंटीग्रेट हुई है, लेट्स सी। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। अब डिफरेंट कंट्रीज में क्या हुआ है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री का इस कंट्री में, ऐसे करके क्या हुआ है कि ये ट्रांसफर हुआ है, राइट, सर्क्यूलेट हुआ है, जिससे कि क्या हुआ है कि जो दो कंट्रीज आपस में इंटरलिंक्ड हुई है। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ पीपल, आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे लोगों के आइडियाज की, टेक्नोलॉजी की, इन सब को यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। गिव्स अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स बियॉन्ड लोकल और डोमेस्टिक मार्केट। और फॉरेन ट्रेड से क्या हुआ है, सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हर मार्केट को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही ना अपनी चीज को बेच के, बल्कि वो किसी दूसरे कंट्री के मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि जो साइज ऑफ मार्केट है वो क्या हो गया है, एक्सपेंड हो चुका है। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अब प्रोड्यूसर्स के पास में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी को छोड़ करके अपने मार्केट को क्या कर सकता है, एक्सपेंड भी कर सकता है, दैट इज मार्केट फॉर देयर ओन कंट्रीज। और वो अपनी कंट्री के लिए मार्केट क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। फॉर द बायर्स, अब बायर्स को यहाँ पे देखा जाए तो फॉर द बायर्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced। अब इंपोर्ट से क्या हो रहा है, इंपोर्ट से जो बायर्स है उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि उनके पास में जो चॉइस है वो ज्यादा बढ़ गई कि भाई इंडिया में तो एक ही बिस्किट बनता था, है ना, अब क्योंकि हमने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो बिस्किट्स की चॉइस हमारे पास में और ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारा जो बेस्ट है उसको हम चूज कर सकते हैं। सो बायर्स को क्या हो गया है कि गुड्स और सर्विसेज की चॉइसेस मिलने लग गई है। इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। अब जैसे ही ट्रेडिंग शुरू हुई है तो इससे क्या हुआ है कि भाई गुड्स जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करना स्टार्ट हुए हैं। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। सो फॉरेन ट्रेड से क्या हुआ है, बहुत से मार्केट इंटीग्रेट हो चुके हैं यानी कि इंटरलिंक हो चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा जो मार्केट है वो क्या हो गया है, एक्सपेंड हो चुका है।
For a long time, foreign trade have been the main channel connecting countries. अब पुराने टाइम से अगर हम देखे जाएं तो अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो कनेक्टिंग चैनल है वो किसकी वजह हेल्प से था, वो था ट्रेड की हेल्प से. इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी ये चीज हमने पढ़ी है, you would have read about the trade routes connecting India and South Asia to markets both in the East and West, and the extensive trades that took place along these routes. अब ये सब जो रूट्स थे इनके बारे में भी हमने हमारी हिस्ट्री में पढ़ा है कि भाई कैसे एक जगह से दूसरी जगह एक रूट की हेल्प से ट्रेडिंग हुआ करती थी, राइट. तो ट्रेडिंग कुछ अभी कुछ एक्सक्लूसिव चीज नहीं है, ये बहुत ही पुराने टाइम से स्टार्ट हुई हुई एक क्या है, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. So foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market, that is market for their own countries. अब ये वही चीज यहाँ पे वापस दोहराई गई है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको अपना प्रोडक्ट बिल्कुल से डोमेस्टिक टेरिटरी तक सीमित करने की कोई जरूरत नहीं है. उनके पास में क्या हो गया है कि उनका जो मार्केट है वो और ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है. Producers can sell their products not only in the market located within the country, but can also compete the market located in other countries of the world. तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास में सिर्फ उनका ही मार्केट सीमित नहीं है, वो दूसरे मार्केट यानी कि इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें भी अपने प्रोडक्ट के साथ में compete कर सकते हैं. Similarly, for the buyers, अब जो buyers की यहाँ पे बात कही गई है, import of goods producers in another country is one of the way in expanding the choice. यहाँ पे buyers के लिए क्या हुआ है, जो choice है वो ज्यादा expand हो चुकी है. What is domestically produced, जो भी domestically produced हुआ है उससे और ज्यादा जो choice है उनकी वो क्या हो गई है, expand हो गई है. किसकी वजह से, foreign trade की वजह से. With the opening of trade, goods travel from one market to another. Prices of the similar goods in the two market tend to become equal. अब similar goods की जो prices है different markets में वो क्या हो गई है, वो equal हो चुकी है. So producers in the two countries now closely compete against each other. अब जो producers हैं different countries में, दो countries में, वो अपने आपस में क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, even though they are separate by thousands of miles. जबकि क्या है, वो एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में compete कर रहे हैं. ओके, फॉरेन ट्रेड does result in connecting the market or integration of market in the different countries. अब फॉरेन ट्रेड से क्या हो रहा है, फॉरेन ट्रेड से different जो कंट्रीज है वो आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं. ओके, और आपस में क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी एक बन रही है. Buyers get more choice of goods. Buyers को बहुत ज्यादा choices मिल रही है goods की. Increased competition among producers, so better quality of goods and services. अब जितना ज्यादा competition producers के बीच में create हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि अच्छी quality के goods and services produce हो रही हैं, क्योंकि हर producer चाहता है कि उनको ज्यादा profit मिले. और profit कैसे मिलेगा, जब उनके product की market में demand ज्यादा होगी. और उनके product की demand ज्यादा कैसे होगी, जब वो अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में भेजेंगे. जब उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, तो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, जिससे कि क्या होगा कि उनका प्रॉफिट जो है वो भी ज्यादा होगा. एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इज दैट how the cheap and better quality of Chinese toys replace the Indian toys. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि कैसे चाइनीज टॉयज ने इंडियन टॉयज को रिप्लेस किया, कि भाई जो इंडिया में जो टॉयज बनते थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे. फिर क्या हुआ कि चाइना ने इस चीज का फायदा उठाया और चाइनीज टॉयज की जो कॉस्टिंग थी वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम थी. अब चाइनीज टॉयज यहाँ पे क्या होने लग गए, इंडिया में इंपोर्ट होने लग गए, और धीरे धीरे जो इंडियन टॉयज का जो मार्केट था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया. ओके, और आज की डेट में अगर हम टॉय शॉप में घुसते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चीज देखने को मिलती है, मेड इन चाइना. यानी कि चाइना में जितने भी टॉयज बने हुए, यानी कि जितने भी टॉयज उस शॉप में होते हैं वो मोस्टली मेड इन चाइना होते हैं. ओके, सो इस तरीके से क्या हुआ है कि जो चाइना का जो टॉय मार्केट है उसने इंडिया के टॉय मार्केट को पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया है. यहाँ पे एक बार देखते हैं. सो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया.
चाइनीज मार्केट जो था, इन्होंने क्या किया, जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्होंने इंडिया में अपने टॉयज को एक्सपोर्ट किया। वेयर टॉयज आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस, और इंडिया में क्या होता था कि जो टॉयज है वो हाई प्राइस पे बेचे जाते थे। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज टू इंडिया, और चाइनीज टॉयज जो मोस्टली प्लास्टिक के होते हैं, तो इन्होंने अपने प्लास्टिक टॉयज यहाँ पे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। बायर्स इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड द चाइनीज टॉयज। अब इंडिया के जो बायर्स थे इनके पास में अब ऑप्शन हो गया कि या तो वो इंडियन टॉयज खरीदें जो कि एक्सपेंसिव है, या फिर वो चाइनीज टॉयज खरीदें जो कि प्लास्टिक हैं और थोड़े से सस्ते हैं। बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस एंड न्यू डिजाइन, चाइनीज टॉयज बिकम मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट। अब क्योंकि डिजाइन भी नहीं थी, सस्ते भी थे, तो जो चाइनीज टॉयज थे इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ के मार्केट को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया। विद इन अ ईयर 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विथ चाइनीज टॉयज। एक साल के अंदर अंदर 70 से 80% का जो मार्केट था इंडियन टॉयज का वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। टॉयज आर नाउ चीपर इन द इंडियन मार्केट देन अर्लियर, और इंडियन मार्केट में अब जो टॉयज हैं वो उनकी जो रेट है वो पहले से ज्यादा चीप हो चुकी है, यानी कि सस्ती हो चुकी है। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड, और ट्रेड के रिजल्ट से क्या हुआ है, चाइनीज टॉयज कम इनटू द इंडियन मार्केट। कि भाई इस ट्रेड की हेल्प से, सिर्फ इस ट्रेड की हेल्प से क्या हुआ कि जो चाइनीज टॉयज है वो इंडियन मार्केट में पूरी तरीके से आ चुके हैं। इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयज हैव प्रूव बेटर, और इन दोनों के बीच का जो ये कंपटीशन था उसमें चाइनीज टॉयज ने ज्यादा अच्छा किया है। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज एंड एट अ लोअर प्राइस। फॉर द चाइनीज टॉय मेकर्स दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस। अब यहाँ इंडिया में क्या हुआ है कि यहाँ के बायर्स ने चाइनीज टॉयज को ज्यादा प्रायोरिटी दी, और जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि जो चाइनीज प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो बिजनेस है वो काफी अच्छे से एक्सपेंड हो चुका है। द ऑपोजिट इज ट्रू फॉर इंडियन टॉय मार्केट, और इसका अगर ऑपोजिट देखें तो क्या हुआ है कि जो इंडियन टॉय मार्केट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा लॉस में है। दे फेस लॉसेस एज देयर टॉयज आर सेलिंग मच लेस। तो इंडियन टॉय मार्केट में क्या हुआ है कि इनको लॉस फेस करना पड़ा है, और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो बिक ही नहीं रहे हैं। हमारे जैसे ही न जाने बहुत सी कंट्रीज हैं। अब इन कंट्रीज में एक लिंक कैसे सेटअप होता है कि भाई ये जो लिंक है किसी भी दो कंट्रीज के बीच में या किन्हीं चार कंट्रीज के बीच में कैसे सेटअप होता है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की वजह से, राइट। कि भाई एक कंट्री ने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और दूसरे कंट्री में वो क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। वही दूसरे कंट्री में कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है और इस वाली कंट्री ने वो क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया। सो इससे क्या होता है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच का जो ये लिंक है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक कंट्री में सीमित नहीं रहेगा, वो अब दो कंट्री में हो जाएगा, है ना। दो कंट्री में उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी। अब सपोज कीजिए कि इस कंट्री ने सिर्फ इसी के साथ में नहीं और बहुत सी कंट्रीज के साथ में क्या कर रखा है, ऐसे ही ट्रेडिंग कर रखी है ना। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि बहुत सी कंट्रीज में डिमांड कर रहा है। तो इसी को हमने क्या कहा है, ग्लोबलाइजेशन। कि जब प्रोडक्ट और सर्विसेज ट्रेडिंग की हेल्प से सिर्फ एक कंट्री में सीमित नहीं रहती है, बहुत सी कंट्रीज में जब सर्कुलेट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, राइट। सो ग्लोबलाइजेशन को एक बार हम समझते हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मतलब हम समझते हैं कि आपस में जोड़ना, ओके। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज बाय ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए कि यूएसए ने इंडिया में कुछ सेटअप किया, ओके, उनके पास में अब मान लीजिए कि यूएसए ने इंडिया में कुछ ना कुछ सेटअप किया, ओके। सो बेसिकली किया क्या है कि यूएसए ने इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, ओके। एंड ग्रेट फॉरेन ट्रेड, और जो ट्रेडिंग होती है उसके बारे में तो हमें पता ही है। So globalization causes integration of markets as well as production centers. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि कंट्रीज तो इंटीग्रेट होते ही होते हैं, साथ ही में जो प्रोडक्शन होता है वो भी सब जगह सर्कुलेट होता है। In the process of globalization, MNCs are playing major role. ग्लोबलाइजेशन में सबसे मेजर रोल किसका होता है, MNCs का होता है।
एमएनसीज क्या होती है, पूरी तरीके से हमने एमएनसीज को समझा है। तो अगर आपने पिछले उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उनको रेफर कीजिए, क्योंकि उसमें हमने हर चीज को बड़े ही डिटेल फॉर्म में समझा है। अब हम यहाँ पे आते हैं और समझते हैं कि एमएनसीज कैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसे कोई एमएनसी है मान लीजिए, और उन्होंने अलग अलग कंट्री में अपना ऑफिसेज, अपनी इंडस्ट्री क्या कर रखी है, एस्टेब्लिश कर रखी है। ओके, वहां के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ में टाई अप कर रखा है। अब एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं कि वो दूसरे कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना। या तो किसी मशीन के तौर पे कि भाई ये जो एमएनसी है ये नई नई मशीन आपको प्रोवाइड कराएगी जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी के रोल में। तो एमएनसी का जो रोल है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इन व्हाट, इन ग्लोबलाइजेशन। More and more goods and services, investment and technology are moving among different countries. ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, एमएनसीज की हेल्प से ज्यादा सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है बहुत नई नई तरीके की डिफरेंट कंट्रीज में, और जो ये इंटरलिंक है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। Besides the movement of goods and services, investment and technologies, countries are connecting through the movement of people between them. अब ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं ये तो सब ठीक है कि भाई हाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी मिलने लग गई है, गुड्स और सर्विसेज आपस में सर्कुलेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन जो मेन फैक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी का, जो उसके लोग होते हैं वो भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर इंसान अपना एक अच्छा वर्जन, अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाना चाहता है, राइट। तो बस इसी चक्कर में वो अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगहों पे माइग्रेट करता है ताकि वो अपनी एक अच्छी लाइफ जी सके। सो पीपल बिटवीन देम, दैट इज माइग्रेशन। दिस इज बिकॉज पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग अक्सर माइग्रेट कर जाते हैं अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी इनकम के लिए, बेटर जॉब के लिए और बेटर एजुकेशन के लिए, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि आईटी का ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फास्ट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द लास्ट 50 years, such as improvement in transportation technology, have resulted in much faster delivery। अब जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशनल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है उससे क्या हुआ है कि जो डिलीवरी है वो ज्यादा फास्ट हो चुकी है ऑफ गुड्स अक्रॉस दी लॉन्ग डिस्टेंसेस एट लोअर कॉस्ट, और वहीं जो कॉस्ट है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी और आईटी हैज स्पीड अप द कम्युनिकेशन सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब। और वहीं जब हम बात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की करते हैं तो उससे क्या हुआ है कि जैसे ही इसमें स्पीड अप आया है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, जब भी हम आईसीटी की बात करते हैं, तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट आया है इससे क्या हुआ है कि ग्लोबली सर्विसेज बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड होने लगी हैं। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स एंड इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन अनदर अराउंड दी वर्ल्ड। अब टेलीकम्युनिकेशन की वजह से यहाँ पे बैठा आदमी यूएसए बैठे आदमी से इजीली क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, मतलब आप नो मैटर आप कहाँ पे हो, आप किसी भी इंसान से क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वन इज द न्यूज मैगजीन पब्लिश्ड फॉर रीडर्स इन लंदन। इसका एग्जाम्पल क्या है कि लंदन में बैठे लोगों के लिए एक न्यूज मैगजीन पब्लिश होती है, कहाँ पे, इंडिया में। ओके, सो विच इज डिजाइंड, अभी कहाँ पे डिजाइन और प्रिंट होती है, इन दिल्ली बाय यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड इंटरनेट। और यहाँ पे ये बताया गया है कि टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट यूज करके, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट को यूज में लेकर के यहाँ पे बैठा आदमी एक अच्छी सी मैगजीन पब्लिश कर रहा है, एक अच्छी सी न्यूज मैगजीन पब्लिश कर रहा है, जो कहाँ बैठे लोग पढ़ रहे हैं, लंदन में बैठे हुए लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईटी जैसे जैसे इम्प्रूव हुआ है वैसे वैसे क्या हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन में और ज्यादा सुधार हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब हर गवर्नमेंट क्या करती है कि हर कुछ टाइम में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नई नई बनाती है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो द पॉलिसी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट
also affects globalization to a large extent. अब ये इन पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन पे? It restricts और encourages foreign investment. अब काफी बार क्या होता है कि encourage foreign investment को करती है ये पॉलिसी, लेकिन काफी बार ये होता है कि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज भी होती हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट भी करती है. Seeing the situation in the country, कंट्री की जैसी जैसी सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग ये पॉलिसी क्या करती है? रिएक्ट करती है. ट्रेड बैरियर इज वन सच फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. ट्रेड बैरियर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ट्रेड बैरियर नहीं लगेगा तो हमारी कंट्री क्या करेगी कि ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करने लगेगी. फिर अगर ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करने लगेगी तो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो तो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा. इसलिए उस पॉइंट पे क्या लगाने की जरूरत पड़ती है? एक बैरियर लगाने की जरूरत पड़ती है. वहीं अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा. फिर क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी के लोगों के लिए ही सामान नहीं बचेगा. तो ये सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए. इसलिए क्या होना चाहिए कि वहां पे भी एक बैरियर होना चाहिए. सो ट्रेड बैरियर नाम से एक पॉलिसी होती है जो कि किसने एस्टेब्लिश करी है? गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी है. अब ट्रेड बैरियर के बारे में समझते हैं. इट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है. ओके. टैक्स ऑन इंपोर्ट कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी. इंपोर्ट जो कुछ भी होता है उस पे क्या लगता है? एक टैक्स लगता है, जिसको क्या नाम दिया है यहाँ पे? इंपोर्ट ड्यूटी. इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेड बैरियर. इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज, अब इसको बैरियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सम रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप. कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं. अगर ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगे तो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट होता रहेगा और यहाँ का जो मार्केट है उसको एक्सपेंड होने की बिल्कुल भी क्या नहीं मिलेगी? अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. गवर्नमेंट यूज ट्रेड बैरियर्स टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड. ट्रेड बैरियर्स गवर्नमेंट क्यों यूज करती है? कि भाई फॉरेन ट्रेड को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए. एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री. अब यहाँ पे गवर्नमेंट बैरियर ऐसे लगाती है कि भाई ये निश्चित होना चाहिए कि कितना गुड आना चाहिए, कितना गुड इंपोर्ट होना चाहिए, किस टाइप का गुड हमारी कंट्री में इंपोर्ट होना चाहिए, है ना, और कितना गुड एक्सपोर्ट होना चाहिए. सो सिमिलरली कोटास आर अ वे ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड. वैसे ही यहाँ पे कोटास की बात करिए, इसमें क्या देखा जाता है? वॉल्यूम, कि भाई कितना अमाउंट या फिर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट हो रही है या फिर एक्सपोर्ट हो रही है. सो ट्रेड बैरियर का मेन फंक्शन क्या है? आई होप ये आप समझ चुके होंगे. आगे देखते हैं. रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ट्रेड. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड. इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एक बैरियर लगा दिया. क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा था यहाँ पे? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा था? दूसरी कंट्रीज के गुड्स यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे थे, जिससे कि जो हमारे ओरिजिनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो थे उनकी वैल्यू बिल्कुल क्या हो रही थी? जीरो हो रही थी. ओके. एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. और क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू जीरो हो रही थी तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा था? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे पड़ रहा था. From foreign competition as the industries were just coming up in 1950s and 1960. अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद में तो क्या था कि इंडस्ट्रीज जस्ट सेटअप हो ही रही थी, है ना, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जस्ट बिल्डअप हो ही रही थी. और दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट होने से क्या हो रहा था? यहाँ के प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस इंपोर्ट पे बैरियर लगाया. ओके. At that time, India allowed import of only essential items such as machinery, fertilizers, petroleum, etc. उस टाइम पे फिर इंडिया ने क्या लगाया? बैरियर लगाया और सिर्फ उन्हीं गुड्स की परमिशन दी जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है, जो कि नेसेसरी गुड्स है, जिसमें क्या क्या था? मशीनरी थी, फर्टिलाइजर्स थे, पेट्रोलियम थे और ऐसी बहुत सी चीजें थी जो कि नेसेसिटी की थी. ऑलराइट. सो आई होप आपको रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड समझ में आया होगा. Around 1991, it was felt that Indian producers must compete with the producers around the globe. अब 1991 में इस चीज को रियलाइज किया गया कि इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें और जो दूसरी कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ में क्या करना चाहिए? compete करना चाहिए.
so that they can improve their production and quality of goods and services, जिससे कि क्या हो कि यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने क्वालिटी को अच्छा कर सकें, अपने गुड्स और सर्विसेज की जो क्वालिटी है उसको और ज्यादा बेहतर कर सकें. Therefore, Government of India in 1991 made some major changes in its फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 1991 में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी उसमें कुछ कुछ चेंजेस लेके आए. और यहाँ पे क्या चीज ऐड करी, लिबरलाइजेशन. ओके, लिबरलाइजेशन को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया. So liberalization was one of the change. This decision was supported by power international organization like WTO, World Trade Organization. अब liberalization जब यहाँ पे 1991 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नई पॉलिसी थी उसके अंदर ये इंक्लूडेड था. इसको और किस किस ने सपोर्ट किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको सपोर्ट किया था. अब लिबरलाइजेशन क्या होता है ये हम समझते हैं. यहाँ पे इकोनॉमी में बहुत से ऐसे, अब लिबरलाइजेशन क्या होता है ये हम समझते हैं. So removing barriers or restrictions set earlier by the government on foreign trade is known as liberalization. अब गवर्नमेंट के थ्रू कुछ बैरियर्स जो लगाए गए थे उनको हटाना is known as liberalization. Okay? In India, it refers to the decision to reduce restrictions on import undertaken by the government of India in 1991. अब क्योंकि 1991 में गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी को अच्छा करें और ज्यादा बढ़ाएं, तो उसके लिए उनको क्या करना था कि दूसरे प्रोड्यूसर से compete करना था. अब compete करेगी कैसे, यहाँ पे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कि भाई इंपोर्ट नहीं होना है, इससे हमारा जो मार्केट है वो कोलैप्स हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा, तो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे. अब इन रेस्ट्रिक्शंस को जो हटाया गया है ना, जो इन रेस्ट्रिक्शंस को जो रिमूव किया गया, इसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, लिबरलाइजेशन. ओके, विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. अब लिबरलाइजेशन की हेल्प से क्या हुआ है कि यहाँ पे बिजनेस और ज्यादा एक्सपेंड हो गया. लोगों को ये इजीली लगने लगा कि भाई हमें क्या चीज इंपोर्ट करनी चाहिए, क्या चीज एक्सपोर्ट करनी चाहिए, और वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे क्योंकि अब रेस्ट्रिक्शंस क्या थे, कम थे. नाउ द गवर्नमेंट इम्पोजेस लेस रिस्ट्रिक्शन एंड इज देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी मोर लिबरल. और इकोनॉमी में क्या हुआ, ऐसी कंडीशन आ गई, इकोनॉमी ज्यादा लिबरल हो गई. So, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है हमारा, दैट इज रैपिड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. सो इस पॉइंट में सबसे ज्यादा एम्फसाइज किस पे किया है, ट्रांसपोर्टेशन पे, कि भाई जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन और अच्छा हुआ है और बेहतर हुआ है, उससे क्या हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन रैपिडली अच्छी तरीके से बढ़ा है. अब ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट कैसे हेल्प किया कि मान लीजिए जो डिलीवरी है वो और ज्यादा फास्ट हो गई, कॉस्टिंग कम हो गई, है ना. सो दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब आईसीटी में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है वैसे वैसे क्या हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि भाई कैसे अब लोग यहाँ बैठे हुए कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी दूसरे कंट्री में बैठे हुए इंसान से, और बहुत ही इजीली एंड एट वेरी लो कॉस्ट. सो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव हुआ है, इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है जिससे कि जो काम है वो बहुत ही आसान हो चुका है. सो इन रीसेंट टाइम्स कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गॉट अ बूस्ट with the invention of computers and internet etc. Third point is IT, information technology, has played a major role in spreading out production and services. अब IT की हेल्प से जो प्रोडक्शन और सर्विसेज है वो ज्यादा रैपिडली क्या हो पाई है, लोगों तक पहुंच पाई है. फॉर एग्जाम्पल, अ न्यूज मैगजीन पब्लिश्ड फॉर लंडन रीडर्स इज टू बी डिजाइन्ड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली. अब दिल्ली में कोई मैगजीन, न्यूज मैगजीन दिल्ली में पब्लिश हुई है, दिल्ली में प्रिंट हुई है, और वो उसको पढ़ कौन रहा है, जो लोग लंदन में बैठे हुए हैं. ओके, सो ये किससे पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन से पॉसिबल है. ओके, सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन्होंने क्या किया है कि ग्लोबलाइजेशन को और अच्छे से सक्षम बना दिया है.
सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। इन द पास्ट 50 years several improvement in technology have taken place. For example, in transportation technology, containers are used for the transportation of goods. पिछले 50 साल अगर उठा करके देखें और उससे पहले का समय अगर देखें और उसके बाद का समय अगर हम देखें तो हम ये बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंची है ना, और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो काम है वो कितनी इजी हो चुके हैं, कितना कम समय अब लगता है किसी भी काम में। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है कि कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। दिस हैज लेड टू ह्यूज रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, और जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो कॉस्ट है उसमें भी कमी आई है, एंड इंक्रीज इन स्पीड इन रीचिंग द मार्केट, और मार्केट तक पहुंचने की जो रीच है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे कि टेलीग्राफ हुआ, मोबाइल फोन्स हुए, फैक्स हुआ, ये सब काय में यूज आते हैं। ये सब यहाँ बैठे आदमी जो दूसरे बैठे किसी कंट्री से इजीली कांटेक्ट करने में ये सब चीजें यूज आती हैं। वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज। Internet enables us to send instant electronic mail and talk across the world at negligible cost. अब इंटरनेट की हेल्प से हम यहाँ बैठे किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हैं बहुत ही कम पैसों में। Now a news magazine published for London readers can be designed and printed in Delhi. इन सब की हेल्प से क्या हो सकता है, वही एग्जाम्पल यहाँ पे वापस बताया गया है कि टेक्नोलॉजी की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से काम इतना इजी हो चुका है कि भले ही कंट्रीज में कितना भी गैप हो, कितना भी डिस्टेंस हो, लेकिन कम्युनिकेट करने में आपस में बिल्कुल डिस्टेंस यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब लिबरलाइजेशन होता क्या है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991 में एक पॉलिसी लेके आई थी जिसमें इन्होंने जो बैरियर्स थे, ट्रेड बैरियर्स जो थे उसको हटाया था। अब ट्रेड बैरियर्स पहले लगाए क्यों थे कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद में क्या था कि यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे, इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स थे, उनका मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो रहा था। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सामान इंपोर्ट हो रहा था। अब ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाए थे? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत लॉस फेस करना पड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे 1991 में हुआ ये कि यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे वो अपनी गुड्स की क्वालिटी को इनहैंस नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इन लोगों को किसी दूसरे कंट्री के प्रोड्यूसर से compete करना चाहिए, और उस compete करने के आइडिया को लेकर के गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे इंपोर्ट पे उन सबको हटा दिए और इकोनॉमी को और ज्यादा क्या कर लिया, लिबरल कर दिया। इसलिए यहाँ पे हमने लिबरलाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सी कंट्रीज में जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हुए हैं। So, liberalization of foreign trade and foreign investment policy, removing barriers or restriction set by the government is liberalization. Under liberalization, goods can be exported and imported easily. Liberalization के अंडर में क्या होता है कि goods easily export और import हो सकते हैं। Foreign companies are allowed set up factories and offices in other. अब जो foreign companies हैं वो किसी भी country में अपने offices set up कर सकती हैं। Thus, liberalization has enabled MNCs to increase their investment. अब liberalization की help से जो MNCs हैं इन्होंने अपना investment और ज़्यादा बढ़ा दिया है, okay? दूसरे countries में, like India. As a result of greater foreign investment and greater foreign trade, there is greater integration of production and market across the countries. अब जैसे जैसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है, जैसे जैसे ज्यादा फॉरेन ट्रेडिंग हुई है, उससे क्या हुआ है कि जो मार्केट है वो और ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है। ओके, बायर्स को चॉइसेस बहुत ज्यादा मिल गई हैं, प्रोड्यूसर्स के लिए मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है। सो ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन को समझाया कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ज्यादा से ज्यादा रैपिडली क्या होता है, कंट्रीज आपस में इंटीग्रेट कर पाती है और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ओके,
इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की बात कर रही है तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। सो WTO का मेन वर्क क्या है कि ये अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेडिंग होती है, सो WTO का मेन फंक्शन क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो ट्रेडिंग होती है उसको WTO क्या करता है, सुपरवाइज करता है। Its main function is to ensure that trade flows as smoothly, predictably, as freely as possible. So इनका मेन फंक्शन ये है कि ये सभी ट्रेडिंग पे नजर रखता है और देखता है कि जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि भाई ट्रेडिंग जैसी होनी चाहिए वैसी ही स्मूथ है या नहीं है। It supported the liberalization of foreign trade and investment in India. अब लिबरलाइजेशन के बारे में हमने समझा है कि भाई लिबरलाइजेशन क्या होता है। सो WTO क्या करता है, लिबरलाइजेशन को सपोर्ट करता है। WTO was started at the initiative of the developed countries. Its objective is to liberalize international trade and ensure its members obey its rules. अब सारी ही डेवलपिंग कंट्रीज जो थी उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और WTO का क्या किया, सेटअप किया। अब WTO का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये ट्रेडिंग के रूल्स और रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए सभी कंट्रीज के बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है या नहीं, सब लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नए रूल्स को फॉर्मेट करना, नई पॉलिसीज बनाना, ये सब काम किसके अंडर में आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में आता है। दो WTO is supposed to allow free trade for all the countries. अब WTO के अकॉर्डिंग सभी कंट्रीज में क्या होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए। But it is found that the developed countries have unfairly implemented some rules. लेकिन क्या देखा गया है कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने ही रूल्स बना रखे हैं। They have forced the developing countries to remove barriers from their countries at the same time. और ये क्या चाह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अब डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों ही अलग अलग टर्म्स है। डेवलप्ड वो होती है जो कि बहुत अच्छे पेस पे चल रही है। डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, अपनी पेस को बढ़ा रही है ना, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। सो डेवलप कंट्रीज ने क्या कर रखा है, कुछ रूल्स फॉर्मुलेट कर रखे हैं और वो क्या चाह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपने ट्रेड बैरियर्स को हटा दे। ओके, they themselves have restricted imports to their countries or used unfair trade practice to manipulate the market. अब इन्होंने क्या किया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ये फोर्स किया है कि आप अपने ट्रेड बैरियर्स हटा दो और इन्होंने इसी तरीके से पूरे मार्केट को क्या कर रखा है, मैनिपुलेट कर रखा है। An example of this is the trade in agricultural products. इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ट्रेड। Agriculturists in USA are heavily subsidized by their government. अब यूएसए के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको बहुत ही अच्छी मात्रा में क्या सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, so that they can export products like wheat and cotton at very low price, जिससे कि क्या हो, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके व्हीट और कॉटन का at lower prices to developing countries. इसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। This increases competition and adversely affect the farmers in this. अब इसका जो इफेक्ट है वो बड़ा ही नेगेटिव पड़ा है इन दोनों कंट्रीज के फार्मर्स पे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे WTO क्या है ये आपको समझने की जरूरत है, इसके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये आपको समझने की यहाँ पे जरूरत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं WTO के। टू सेट एन एग्जीक्यूटिव रूल्स, यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स बनाने इनका ऑब्जेक्टिव है फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग। इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए कुछ ऐसे रूल सेटअप करने हैं, तो ये किसका ऑब्जेक्टिव है, WTO का। टू प्रेजेंट अ पैनल फॉर नेगोशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग एडिशनल ट्रेड लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन को कैसे कंट्रोल करना है, सो बेसिकली हमें जब भी कहीं बात रखनी होती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पैनल चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सब किसके पास में जाती है, WTO के पास में। और फिर WTO के मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि हमें क्या इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टू सॉल्व ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, और बहुत सी कंट्रीज में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, तो WTO का क्या वर्क है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करे या रिजॉल्व करे। टू इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग मेथड्स, अब डिसीजन मेकिंग
मेथड्स की भी यहाँ पे बात की गई है कि भाई क्या डिसाइड होना चाहिए कि कितना एक्सपोर्ट हो, कितना इम्पोर्ट हो, कितना टैरिफ लगे, कैसा टैक्स लगे, ये सब काम कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम WTO को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995। अब कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? 1995 में, एज द हायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ GATT। अब GATT क्या है? जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। सो GATT का ये हायर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, जिसका क्या नाम था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, GATT was found in 1948। 1948 में GATT फाउंड हुआ था with 23 nations as the global international trade organization to serve all multilateral। GATT was founded in 1948 with 23 nations। 1948 में GATT फाउंड हुआ, फिर उसके बाद में 1995 में WTO को एस्टेब्लिश किया गया। अब GATT में कितने नेशंस थे? 23 नेशन मेंबर्स उसमें शामिल थे। एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स बाय गिविंग फेयर chances to all nations in the international exchange for trading perspective। WTO is required to build a rule-based trading government in which countries cannot place unreasonable constraint on trade। अब WTO की यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक प्रॉपर रूल्स लेके आने चाहिए थे ट्रेडिंग के लिए, जिससे कि क्या हो कि कंट्रीज अपने खुद के कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे कि क्या हो कि कोई भी कंट्री अपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट ना करे और ट्रेडिंग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। इसलिए क्या हुआ? इसलिए WTO को एस्टेब्लिश करना पड़ा था। सो इन एडिशन इट्स मिशन इज टू इंक्रीज स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज। सो बेसिकली WTO का मिशन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग बढ़ाना। ओके, टू एश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। और साथ ही में हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना। क्या चीज ध्यान में रखते हुए कि भाई हमारे एनवायरनमेंट को भी हमें साथ ही में प्रोटेक्ट भी करना है। सो WTO डील्स इंक्लूड ट्रेड इन commodities as well as services to promote international trade। अब गुड्स के साथ साथ में WTO ने यहाँ पे सर्विसेज पे भी एम्फसाइज किया है। ओके, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल थ्रू एलिमिनेशन ऑफ द टैक्स एज वेल एज नॉन टैरिफ ऑब्स्टिकल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग ग्रेटर मार्केट प्लेस एज एक्सेस टू ऑल मेंबर नेशंस। अब WTO ने साथ ही साथ में किन चीजों पे ध्यान रखा है? अब इंटरनेशनल ट्रेड को इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया है? सपोर्ट किया है, चाहे फिर वो बायलैटरल हो, मल्टीलैटरल हो। ओके, कैसे? इन्होंने एलिमिनेट किया टैक्सेस, जो टैक्सेस यहाँ पे जरूरत नहीं थी उन टैक्सेस को एलिमिनेट करके, साथ ही में जो नॉन टैरिफ ऑब्स्टिकल्स थे उनको भी यहाँ से हटा करके। ओके, सो तो ये सारे जो काम थे वो किसने किए हैं? WTO ने। अब आपको ध्यान में क्या रखना है? फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, कब एस्टेब्लिश हुआ ये ध्यान में रखना है, कहां से ये एस्टेब्लिश हुआ ये आपको ध्यान में रखना है, मेन इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, गोल्स क्या है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना सब कुछ आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन हाँ जो बेसिक चीजें हैं जो आप अभी अपने दिमाग में बिठा लोगे कि भाई WTO का बनने का मेन मोटिव क्या था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ये सारी चीजें अभी अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आगे आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने में थोड़ी सी easy रहेगा। Okay, as an influential member of WTO, India is at the lead of building fair global laws, statutes and shield and supporting the concern of developing system। अब क्योंकि इंडिया भी WTO का पार्ट है तो इन्होंने सारे लॉज को ध्यान में रखते हुए और इस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए क्या किया है? पूरा का पूरा अपनी यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया हैज फुलफिल्ड इट्स promised towards the liberalization of trade। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड का जो प्रॉमिस था वो भी इन्होंने पूरा किया है। मेड इन दी WTO बाय एलिमिनेटिंग क्वांटिटेटिव लिमिटेशंस ऑन इंपोर्ट एंड डिक्रीजिंग टैरिफ चार्जेस। अब लिबरलाइजेशन जो कि WTO का ही पार्ट था, अब यहाँ पे क्या चीज थी कि इंपोर्ट पे जो ज्यादा टैक्स था उसको कम किया था और वही जो टैरिफ चार्जेस थे उसको भी कम किया था। ओके,
सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा उस पे देखते हैं. सो ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड इन मोर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स. अब सबसे पहली चीज, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि भाई कोई भी प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस होता है तो वो पूरी ही कंट्री, कोई भी प्रोडक्ट जब वो प्रोड्यूस होता है तो वो सभी कंट्रीज में क्या होता है, सर्क्यूलेट होता है. और उससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स के बीच का जो कंपटीशन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है. अब इस कंपटीशन से क्या होगा कि ज्यादा और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होने लगेंगे. ओके, सो ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड in more competition among producers, both local and foreign. It gives greater choice of goods with improved quality at lower prices. और यहाँ पे prices भी जो देखने को मिलती हैं वो comparatively क्या होती हैं, low होती हैं. Next point is MNCs have increased their investment in India in cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, fast foods and services such as banking in अर्बन एरियाज. अब एमएनसीज और ग्लोबलाइजेशन का क्या रिलेशन है ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है हमारे पुराने वीडियोस में, राइट. सो इंडिया में जितनी एमएनसीज आई हैं उससे क्या हुआ है कि इन सब चीजों पे जो इम्पैक्ट बहुत ही पॉजिटिवली पड़ा है. ओके, मैनी न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड एंड लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स एंड सर्विसेज टू दीज कंट्रीज हैव prospered. अब यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. कैसे, एमएनसीज के यहाँ पे एस्टेब्लिश होने से. ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स अ न्यू एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी by which even the local companies benefit. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी सारी एमएनसीज जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं. अब इन्वेस्टमेंट कैसे करती हैं, हो सकता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाए जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाए, राइट. वहीं यहाँ पे ये बोला गया है कि एमएनसीज के साथ साथ में जो लोकल कंपनीज हैं उनको भी काफी बार इस टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट फेस करना पड़ता है. ओके, आगे देखते हैं. Some large Indian companies like Infosys, Tata Motors, Asian Paints, Ranbaxy Infosys, Sundram Fasteners have emerged as MNCs and set up companies in other countries. अब यहाँ पे ये देखा गया है कि इंडिया की ये जो कंपनीज थी ये एक तरीके से एमएनसी में कन्वर्ट हो गई और दूसरे कंट्रीज में भी इन्होंने अपनी जो ऑफिसेस थे, अपनी जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या कर दी, एस्टेब्लिश कर दी. न्यू कंपनीज दैट provide call centers, IT related services, accounts and administrative jobs have established. और नई नई कंपनीज भी यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है. कौन कौन से सेक्टर में, कॉल सेंटर सेक्टर में, IT रिलेटेड सर्विसेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव में. ओके, सो ग्लोबलाइजेशन हैज थ्रेटेंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स एज देयर प्रोडक्शन हैज डिक्रीज्ड कंसिडरेबली. So globalization has threatened small producers as their production has decreased considerably. अब यहाँ पे हुआ ये है कि जो small producers थे उस पे इनका impact ऐसे पड़ा है कि उनका production जो है वो तो बढ़ रहा है लेकिन उनके product की demand नहीं है, right? Producers of small industries like battery, capacitor, plastic toys, tires, dairy products and vegetable oil are affected due to competition. अब competition की वजह से इन सभी के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा क्या देखने को मिला है, इफेक्ट देखने को मिला है. अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब गवर्नमेंट ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लेती है जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है. So in recent year, the government and state government in India are taking special steps to attract foreign companies to invest in India. अब ऐसे कौन कौन से steps हैं, let's see. They have set up industrial zones. काफी इंडस्ट्रियल जोन सेटअप कर दिए हैं जिसको क्या नाम दिया है, स्पेशल इको जोन्स, SEZs. SEZs have वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और इन जोन्स में क्या है, काफी अच्छी फैसिलिटीज है. काय की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, रोड की, ट्रांसपोर्ट की, स्टोरेज की, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं. कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन दीज SEZs do not have to pay taxes for an initial period of 5 years. और जो कंपनीज यहाँ पे होती हैं SEZs में उनको 5 साल तक के शुरुआती 5 साल तक के लिए टैक्स उनको पे नहीं करना पड़ता है. गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज
टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन लोगों को लेबर लॉज में भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी है ताकि क्या हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बढ़े और अट्रैक्ट। द कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स दैट एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स राइट। अब किसी भी कंपनी के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, राइट। अब उनको उन रूल्स और रेगुलेशंस को इसलिए ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि उस कंपनी में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके भी कुछ अधिकार हैं, राइट। और उन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए जो उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उनको फॉलो करने ही पड़ते हैं। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन रेगुलर बेसिस, कंपनीज हायर वर्कर्स flexibly for short period when there is intense pressure of work। अब एक परमानेंट वर्कर रखने से अच्छा इन लोगों को लगता है कि भाई आप फ्लेक्सिबल वर्कर रखो, जब वर्कलोड ज्यादा है तब लेबर फोर्स ज्यादा बढ़ा दो, जब वर्कलोड कम है तो लेबर कम कर दो। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट है लेबर की वो कम हो जाती है। ओके अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्रोइंग कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, कंपटीशन तो बढ़ रहा है और साथ ही में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। सो ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन have changed the life of workers। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, जो प्रोड्यूसर्स है वो काफी प्रेशर में हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की फीलिंग है कि भाई हमें हमारा जो प्रोडक्ट हो वो अगले के प्रोडक्ट से और ज्यादा अच्छा हो, है ना। इसलिए जो क्वालिटी है वो गुड्स की बहुत अच्छी होती है। अब उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इनको क्या चाहिए होते हैं, वर्कर्स भी चाहिए होते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वर्कर्स की लाइफ है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। With growing competition, most employers these days prefer flexible employment। अब इस कंपटीशन की वजह से काफी प्रोड्यूसर्स परमानेंट वर्कर्स को हायर नहीं करते हैं, सिर्फ किसको, फ्लेक्सिबल वर्कर्स को हायर करते हैं। ओके दिस मीन्स दैट वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा है कि जो वर्कर्स का जो जॉब है वो लंबे समय तक के लिए सिक्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन द गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, Indian garment exporters try to cut their own cost by reducing labor cost। अब यहाँ पे इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पे अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए ये लोग क्या कर देते हैं, लेबर को निकाल देते हैं। ओके एज अ रॉ मटेरियल कॉस्ट कैन नॉट बी रिड्यूस। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल को रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको कॉस्टिंग जब कट करनी होती है तो ये अपने प्रोडक्शन में से लेबर को एलिमिनेट कर देते हैं। So they employ worker only on a temporary basis। Workers get very low wages and forced to do overtime to manage their expenses। अब यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ही कम सैलरी दी जाती है, ठीक है, काम भी बहुत कम दिया जाता है, लेकिन जब इनको काम दिया जाता है तो इनसे ओवरटाइम कराया जाता है। ओके इवन इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट दैट दे एंजॉयड अर्लियर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो वहां पे भी वर्कर्स को इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी जाती है जैसे कि पहले दी जाती थी। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। अब इस कंपटीशन के बढ़ने से किन किन को बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट फेस करना पड़ रहा है ये हम देखते हैं। सबसे पहली चीज आते हैं जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कहीं ना कहीं उस कंपटीशन के दबाव में आकर के लॉस फेस करना पड़ता है, राइट। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वर्कर्स की बात करते हैं सो इस कंपटीशन की वजह से इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बजाय फ्लेक्सिबल जॉब्स मिल रही हैं, जिसका इम्पैक्ट बड़ा ही नेगेटिव हो रहा है वर्कर्स की लाइफ पे। कैसे, इकोनॉमी में कंपटीशन है तब तक उनके पास में जॉब है, जैसे ही प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है वो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, उस लेबर को अपनी जॉब से निकाल देता है, राइट। तो ऐसे लेबर की लाइफ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके सो ऐसे ही कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाया जा सकता है। ओके सो पीपल विथ एजुकेशन, स्किल्स एंड वेल्थ have made the best use of new opportunities arised due to globalization।
अब जो लोग पढ़े लिखे हैं, अब उनको तो पता है कि भाई हाँ इकोनॉमी में क्या चल रहा है, व्हाट इज ट्रेंडिंग और कैसे हमें वर्क करना है। ओके, तो वो ग्लोबलाइजेशन को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। टू मेक इट मोर फेयर, अब इसको और ज्यादा फेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, गवर्नमेंट कुछ अपनी नई नई पॉलिसीज लेके आई है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। इट इंश्योर्स दैट पॉलिसीज सच एज लेबर लॉज आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। अब यहाँ पे क्योंकि लेबर की लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लेबर्स के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, राइट। और इन लॉज को अच्छे से रेगुलेट करना ही यहाँ पे सबसे बड़ा मेन एम है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स स्मॉल प्रोड्यूसर्स फ्रॉम ग्लोबल कंपटीशन। अब जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको इस कंपटीशन की रेस में चलते रहना, अब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको इस कंपटीशन में प्रोटेक्ट करके रखना भी गवर्नमेंट का ही काम है। एंड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, और ग्रेजुअली उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता रहे, ये कौन ध्यान रखता है? गवर्नमेंट। इट नेगोशिएट्स विद द WTO टू इंश्योर फेयर रूल्स एंड कंसेशंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अब इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग है, तो ये क्या गवर्नमेंट क्या करती है कि वो WTO के साथ में ये चीज इंश्योर करती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फेयर चांस मिले, उनको फेयर अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको फेयर रूल्स और कंसेशंस मिले, ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली क्या कर पाए? सर्कुलेट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट काफी बार बैरियर्स भी लगाती है ना, कि भाई ऐसा ना हो ना कि इंपोर्ट से हमारी जो खुद की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए और यहाँ पे जो दूसरे कंट्री का मार्केट है वो टेक ओवर कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? टाइम टाइम पे बैरियर्स लगाती रहती है, और जब जरूरत होती है यहाँ के प्रोड्यूसर्स को compete करने की, तब क्या करती है गवर्नमेंट की उन बैरियर्स को हटा भी देती है। ओके, सो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन WTO। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि ये चीज को ध्यान में रखती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको धीरे धीरे करके डेवलप्ड कंट्री के साथ में compete भी करना है, और उसके लिए क्या क्या नई पॉलिसीज एस्टेब्लिश करनी है, क्या क्या नए रूल्स और रेगुलेशन बनाने हैं, इस चीज को भी गवर्नमेंट ध्यान में रखती है। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज जो हमने इस वीडियो में देखी वो ये थी कि भाई सबसे पहले तो इम्पैक्ट किस किस पे पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे देखा गया है, लेकिन हर चीज के दो साइड्स होते हैं, राइट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसका जो नेगेटिव साइड है वो क्या है कि भाई लेबर्स की लाइफ पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा था, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा था, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको एक कॉस्ट पे करनी पड़ रही थी विच इज लॉस फॉर देम, राइट। सो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं। अब वो लॉज जो थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, राइट। सो आई होप ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।